Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विल्हेम वुंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक। इनके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इनका है कि विल्हेम वुंड जो है संरचनावाद के जनक। कभी आपके ऑप्शन में मान लीजिए विल्हेम वुंड नहीं मिले तो हो सकता है टिचनर मिले, तब भी ऑप्शन सही है, क्योंकि टिचनर विलियम वुंड के शिष्य थे। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि संरचनावाद के जनक जो है टिचनर व वुंड दोनों हैं। ठीक, अब संरचनावाद होती क्या है, तो इन्होंने देखिए चेतना पर जोर दिया है। चेतना की जगह पे मानसिक क्रिया पर जोर दिया है। किसने? विलियम जेम्स ने। लेकिन विल्हेम वुंड ने जो है उन्होंने चेतना पर ही जोर दिया है, और इन्होंने कहा है कि चेतना की संरचना होती है। क्या कहा है? चेतना की संरचना होती है। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने कहा कि चेतना की क्या होती है? संरचना होती है। यानी कोई भी बात, कोई भी चीज़ अगर वर्तमान चेतना में आएगा तो हमारे मस्तिष्क में उसकी क्या बन जाती है? एक संरचना बन जाती है। जैसे मान लीजिए कोई रो रहा है, तो रो रहा है कोई, तो वहाँ से आंसू क्या होगा? निकलेगा। तो आंसू सुख में भी निकलता है और आंसू दुख में भी निकलता है। तो आप उसको अनुभूति कर लेते हैं कि नहीं अपने मस्तिष्क में? आप जाते वक्त देखते हैं कि अरे यार, उसकी बेटी की शादी है, इसलिए उसकी मम्मी पापा सुख में रो रहे हैं, तो आप उस संरचना का क्या कर लिए? अनुभूति कर लिए। उस अनुभूति की एक अपने मस्तिष्क में क्या बना लिए? संरचना बना लिए कि हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, शादी बेटी की है, इसलिए वह क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, या खुशी के आंसू। बेटी की नौकरी लग गई है, बेटे की नौकरी लग गई है, इसलिए उसके पिताजी थोड़े भावुक होकर रो दिए, तो यह सुख के आंसू है, एक खुशी के आंसू है। ये आपने क्या किया? आपने इस अनुभूति का क्या किया? इस अनुभूति का आपने अपने दिमाग में एक संरचना बना लिया कि यह खुशी के आंसू है। वहीं कहीं पे कोई दुख में रो रहा है, कोई मान लीजिए मर गया है, सामने रखा गया है सब, और सारे लोग जो है रो रहे हैं। जब इस तरीके का कंडीशन होता है तो उस समय आप अनुभूति की संरचना में, आपके मस्तिष्क में एक संरचना बनती है कि अरे यार, बड़े दुख की बात है कि कोई मर गया, इसलिए उसके माता पिता और अन्य लोग बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बात कोई भी हो, अगर वर्तमान चेतना की बात हो रही है तो आपके मस्तिष्क में कोई ना कोई संरचना क्या हो जाती है? बन जाती है। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हमने 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले जो है क्लास में थार्नडाइक के बारे में पढ़ा था। थार्नडाइक के बारे में पढ़ा था। तो जो चीज़ें हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, करंट समय में पढ़ रहे थे, वो सारी की सारी हमारे कहाँ पे जा रही थी? चेतन मन में जा रही थी, अर्थात चेतना में जा रही थी। उसके बाद जो हम कोचिंग से गए, या जो वह टॉपिक ख़त्म हो गया, सारी की सारी चीज़ जो है हमारे कहाँ चली गई? अचेतन मन में चली गई। और आज पुनः जब हम आपसे पूछ रहे हैं, तो चूँकि उस चेतना की संरचना, उस थार्नडाइक की संरचना आपके दिमाग में बनी हुई है, आज हमको पूछने के बाद आपकी सारी चीज़ें पुनः चेतना में आ जा रही हैं, और सारी की सारी संरचनाएं वैसे ही आपको याद हो जा रही है कि एक बिल्ली पर कैसे कैसे प्रयोग हुआ था और उनके कौन कौन से सिद्धांत थे। इसी को कहते थे संरचना। इसी तरीके से दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने आपको समझाया है, समझाने का प्रयास किया है कि मानव जीवन की घटनाएं उनके अंतर संबंधों को छोड़कर समझ में नहीं आती है। ये संबंध एक संरचना का निर्माण करते हैं, और सतही घटनाओं में स्थानीय विभिन्नता के पीछे अमूर्त संरचना, निरंतर नियम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि संरचना जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हम किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं कि बादल का निर्माण कैसे होता है और बारिश कैसे होती है, तो हम बच्चे को बताते हैं कि बेटा देखिए, तापमान जहाँ पे बहुत अधिक रहता है
वहाँ पे जो समुद्र के जल हैं या पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन यानी पानी वाष्प बन के कहाँ पे चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। और वायुमंडल में टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पे एक प्रक्रिया होती है संघनन, जिसमें क्यू रिजेक्ट होता है, उष्मा रिजेक्ट होती है और वह छोटे छोटे बूंद का रूप लेकर बादल का निर्माण कर देते हैं। और फिर बाद में वही बादल क्या होते हैं, बरसते हैं। और इन बादलों को आकर्षित कौन करता है, वन करता है। तो जहाँ पे वन अधिक रहते हैं वही आकर्षित कर लेते हैं, तो वहाँ पे वर्षा होती है। अब इस चीज़ को बच्चे ने क्या किया, अपने चेतन मन में, वर्तमान समय में अपने चेतन मन में इसकी एक संरचना बना ली। क्या बना लिया, संरचना बना लिया। अब जब एक घर जाएगा, उसके बाद 2 दिन बाद मान लीजिए स्कूल में आया, तो 2 दिन बाद हमने उससे यही चीज़ें पूछा, तो फिर वह जो चेतन मन में पढ़ा था अचेतन मन में उसके चला गया था, फिर पुनः वह चेतन मन में आएगा और वह बच्चा हमको क्या करेगा, बता देगा पुनः। तो इसी को हम कहते हैं संरचना। वैसे भाषा की भी संरचना होती है। जैसे भाषा होता है, हमने कहा राम जा रहा है, ठीक, इसको आप एकदम अच्छे से समझिए। देखिए भाषा की भी क्या होती है, संरचना होती है। हमने तो कहा राम जा रहा है, हमने तो लिखा राम जा रहा है, हमने एक कॉपी पे रा पे आँख मात्रा म जा रहा है लिखा, लेकिन आपके मस्तिष्क में एक संरचना बन गई कि कोई व्यक्ति राम है जो क्या हो रहा है, चल रहा है, कहीं जा रहा है, बन रही कि नहीं। तो चेतना की क्या होती है, संरचना। अगला श्याम खा रहा है, तो हमने तो शब्द लिखा, वर्ड लिखा, वाक्य लिखा, लेकिन आपके दिमाग में एक संरचना बनेगी कि श्याम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है या कुछ खा रहा है। इसी को कहते हैं संरचना। और प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे टालमैन ने कहा कि कुछ भी आप सीखेंगे, कुछ भी अधिगम करेंगे तो आपके दिमाग में एक जो है चिन्ह बन जाता है। वैसे सेम विलियम वुंट ने कहा कि आप कोई भी अधिगम करेंगे, कुछ भी सीखेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई भी बात होगी तो आपके दिमाग में एक संरचना बनेगी और वर्तमान समय में संरचना को बना के आप अपने स्कीमा में अपलोड कर लेंगे और वह चली जाएगी आपके अचेतन मन में। और बाद में जो है वह अचेतन मन से जब कोई आपसे पूछेगा तो पुनः कहाँ पे आ जाएगी, आपकी चेतना में आ जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि चेतना की क्या होती है, संरचना होती है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया कि चेतना के 3 अंग होते हैं। चेतना के कितने अंग होते हैं, 3 अंग। एक को इन्होंने कहा संवेदना, दूसरे को कहा भाव और तीसरे को कहा प्रतिमा। संवेदना का मतलब होता है महसूस होना, भाव का मतलब होता है इमोशंस या संवेग, प्रतिमा का मतलब होता है विचार। अब यहाँ पे देखिए चेतना के 3 अंग को समझाने के लिए हमने एक प्रयोग किया है। बच्चा एक है जो स्कूल से घर आ रहा है, जो है बच्चा जो है स्कूल से घर आ रहा है और रास्ते में वह कुत्ते को देखा, अर्थात कुत्ते का क्या किया, प्रत्यक्षीकरण किया। ज्यों वह प्रत्यक्षीकरण किया त्यों वह महसूस कुछ किया। क्या महसूस किया, तो जो वह महसूस किया उसी को हम क्या कहते हैं, संवेदना। और वह महसूस किया भय और डर, उसके अंदर भाव उत्पन्न हुआ क्या, भय या डर का, उसके अंदर संवेग उत्पन्न हुआ भय या डर का। तो दोस्तों देखिए कुत्ते का प्रत्यक्षीकरण किया और वह क्या हो गया, डर गया। और डर गया तो अब वह अपने दिमाग में एक विचार बनाएगा कि इस कुत्ते से हमको कैसे बचना है। अपने दिमाग में एक इमेज बनाएगा, एक प्रतिमा बनाएगा कि इस कुत्ते से हमको कैसे बचना है। तो वह हो सकता है कि भाई कह दे कि वो ले 2 रुपए वाला पार्ले और उसको खोल के कुत्ते के सामने फेंक दे और कुत्ता पार्ले जी बिस्कुट खाने लगे और वह धीरे से बगल से क्या हो जाए, सरक जाए। या भाई ऐसा भी विचार बना सकता है कि कल मैं जो है सुरक्षा के लिए पहले से ही कुत्ते के सामने से क्या हो जाऊंगा, हट जाऊंगा। तो ये 3 प्रकार के चेतना इन्होंने बताया। अब यहाँ पर देखिए जो विचार बना रहा है यह इसकी चेतना है। क्या है, चेतना है। और चेतना की संरचना होती है, तो इसने अपने चेतना में एक संरचना बना लिया, एक विचार बना लिया, एक प्रतिमा बना लिया कि हमें कुत्ते से कैसे बचना है। और यह चेतना आने के लिए या संरचना आने के लिए पहले भाव उत्पन्न हुआ, पहले संवेदना उत्पन्न हुई, तब जाके वह चेतना की संरचना बनी।
अर्थात आप कह सकते हैं कि चेतना के 3 अंग होते हैं, पहला संवेदना, दूसरा भाव और तीसरा प्रतिमा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, संवेदना का मतलब क्या होता है? संवेदना का मतलब होता है महसूस होना। जैसे आप रास्ते से मान लीजिए जा रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको कहीं पे गुलाब का फूल का सुगंध सुनाई, मतलब महसूस हो कि कहीं से गुलाब की सुगंध आ रही है, गुलाब के फूल की सुगंध आ रही है, लेकिन आपको गुलाब दिख नहीं रहा है, लेकिन सुगंध आ रही है। तो अब यहाँ पे आपको गुलाब की सुगंध महसूस हो रही है, तो किसी चीज़ का महसूस होना ही क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। जैसे यहाँ पे इसने कुत्ते का प्रत्यक्षीकरण किया, तो संवेदना का संबंध ही किससे होता है? प्रत्यक्षीकरण से होता है। और यह कुत्ते का प्रत्यक्षीकरण किया तो इसे महसूस हुआ क्या? भय नामक भाव या संवेग हुआ, और इसने बना लिया एक विचार, या इसने बना लिया अपने मस्तिष्क में एक प्रतिमा कि मुझे कल कैसे इससे बचना है। तो चेतना के 3 अंग संवेदना, भाव और प्रतिमा होते हैं। अब देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो है जर्मनी में खुली थी, और जर्मनी के किस शहर में? लीजपिंग शहर में खुली थी। और किसने खोली थी? तो विलियम वुंट ने खोली थी। कब खोली थी? तो 1879 में खोली थी। और दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति ये थे जो मनुष्य की चेतना पर सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन किया, इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना गया। इससे पहले तो मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान भी कहते थे, उसके बाद चेतना का विज्ञान आया। लेकिन उससे पहले जब चेतना का विज्ञान कहा जा रहा था, उससे पहले कोई भी प्रयोगशाला वाला नहीं खोला था। सबसे पहली प्रयोगशाला ही खोले कौन? विलियम वुंट ने खोला, इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है मानव के हर अनुभव का आधार उसकी चेतना होती है। तो ये भी है कि मतलब मानव के हर अनुभव, हर एक्सपीरियंस, हर पूर्व ज्ञान का आधार क्या होता है? उसकी चेतना होती है। अगर वह चेतन मन में ना रहे, वह होश में ना रहे, तो कोई भी पूर्व ज्ञान, कोई भी पूर्व अनुभव उसको याद नहीं आएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि आपने थांडाइक पढ़ा था 4 दिन पहले। 4 दिन पहले जिस दिन आपने पढ़ा था वह आपके चेतन मन में गया, आपके चेतना में गया। ठीक है, उसके बाद जो आप इस कोचिंग से निकले त्यों वह आपके अचेतन मन में चला गया। ज्यों वह अचेतन मन में आपके गया त्यों वह आपका हो गया अनुभव या पूर्व ज्ञान। क्या हो गया? अनुभव या पूर्व ज्ञान। ज्यों आपसे आज जो है वर्तमान समय में हम ज्यों आपसे पूछेंगे कि थांडाइक ने प्रयोग किस पर किया है, त्यों थांडाइक की सारी संरचना अर्थात चेतना की सारी संरचना आपके मस्तिष्क में आ जाएगी। तो बताइए कि अनुभव का आधार जो बेस है, जो आप सीखे हैं, उसका बेस क्या थी? उसका बेस थी चेतना ही। पहले आप चेतना में, मतलब सबसे पहले आप चेतन मन में ही अपने क्या किए थे? स्टोर किए थे। सबसे पहले आप चेतना की संरचना बताएं, उसके बाद वह चेतन मन में गया, पुनः पूछने पे कहाँ पे आ गया? चेतन मन में आ गया। वैसे ही हमने एक उदाहरण आपको बताया है कि क्रिकेटर कोई है, वह 20 साल तक क्रिकेट को छोड़ दिया। मान लीजिए 20 साल उसे किसी कारणवश जेल हो गई। 20 साल बाद वह आया तो बैट व गेंद उसके हाथ में देंगे तो क्या वह खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा? खेल लेगा, क्योंकि हर अनुभव का आधार उसकी क्या होती है? चेतना। तो वह अपने अनुभव के आधार पर उसे जो उसके 20 साल से अचेतन मन में चला गया था, उसे अब क्या करेगा? चेतन मन में लाएगा और कट, स्वीप शॉट, कवर ड्राइव, हर चीज़ जो है वह क्या कर लेगा? खेल लेगा। वैसे ही जैसे बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, आज पढ़ा दे फिर 10 दिन बाद हम पूछेंगे, तो भाई हम उस दिन तो जिस दिन पढ़ाए वो हमारे चेतन मन में गया, फिर अचेतन मन में गया, तो जो अचेतन मन में गया वो हमारा एक्सपीरियंस या अनुभव हो गया। फिर जब हम 10 दिन बाद पूछेंगे फिर वह आ जाएगा चेतन मन में। तो आधार तो आपका अनुभव का आधार, पूर्व ज्ञान का आधार चेतना ही तो हुआ। वैसे ही जल प्रदूषण है। अब जल प्रदूषण पढ़ा दिए, मान लीजिए जल प्रदूषण पढ़ाए कि भाई जल में कुछ फेंकना उकना नहीं चाहिए, फिर पढ़ा उड़ा के ख़त्म करिए। तो अनुभव ये हो गया
जब आप जल को देखेंगे तो प्लास्टिक फेंकने से पहले, कचरा फेंकने से पहले आपके चेतन मन में वह आएगा जो आपके अचेतन मन में है कि भैया जल में हमको कचरा प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। तो हर अनुभव का आधार चेतना ही होती है। अगला है अंतः दर्शन विधि या आत्मकथा विधि या अंतः निरीक्षण विधि के जनक कौन है? तो इसके भी जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। इसका उदाहरण है किसी का जीवन परिचय या स्वयं का विश्लेषण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जैसे देखिए, आत्मकथा मतलब अपनी कथा, अंतः निरीक्षण मतलब खुद का निरीक्षण, अंतः दर्शन मतलब खुद का दर्शन। इस सिद्धांत के भी प्रवर्तक जो हैं, इस विधि के भी प्रवर्तक विलियम वुंट और शिष्य टिचनर थे। यह एक बहुत ही प्राचीनतम विधि है और वर्तमान समय में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अंतः निरीक्षण का तात्पर्य होता है अपने आप में देखना, अर्थात सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अपने अनुभव को इसमें लोग क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, अपने भावनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं और अंतः निरीक्षण के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अनुभवों को क्या करता है? व्यक्त करता है, स्वयं का विश्लेषण करता है, स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण करता है, स्वयं की कहानी सुनाता है। ठीक है, जैसे कोई है, उसका जीवन परिचय, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, तो आप जैसे कहेंगे कि मैं बचपन में पैदा जब हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, मरने के कंडीशन में था, लेकिन बहुत दवाई होने के बाद मैं बचा। उसके बाद मैंने 5वीं में ये किया, मैंने 7वीं में ये किया, फिर हमने 10वीं किया और 10वीं में 60% नंबर आया, फिर हमने 12वीं किया, 12वीं में 80% नंबर आया, फिर जो है हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में फला परसेंट आया, उसके बाद हमने बीएड किया, उसके बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया, सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया और यूपी टेट से सुपर टेट में हमारा बहुत अच्छा नंबर आया और हम टीचर के लिए नियुक्त हुए। टीचर के लिए नियुक्त हुए तो हमने एक गाड़ी खरीदी, हमने ज़मीन जायदाद बनाई, हमने शादी की, हमने बच्चे पैदा किए। इस तरीके से जब सेल्फ ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, खुद की आत्मकथा, खुद का जीवन परिचय लिखते हैं, तो उसी को अंतः दर्शन विधि कहते हैं। कौन? विलियम वुंट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंतः दर्शन विधि मतलब खुद बैठ के क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, इसी को अंतः दर्शन विधि कहते हैं। देखिए, चेतना के 3 अंगों में शामिल नहीं है, तो संवेदना, भाव, तत्परता, प्रतिमा। तो तत्परता नहीं है और तीनों क्या है? शामिल है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए ये ख़त्म हो गया। इसके अलावा कुछ और देखिए है, मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तू हैं। मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र, क्योंकि सबसे पहले दर्शन शास्त्र को ही हम मनोविज्ञान पढ़ते थे। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, सब दर्शन शास्त्र है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो विलियम वुंट। कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है विलियम वुंट है। लेकिन देखिए दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक सबसे पहला आप प्रायोरिटी विलियम जेम्स को देंगे। अगर विलियम जेम्स आपके ऑप्शन में नहीं है, तब आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आप विलियम वुंट को लगाएंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। इस तो हमने आपको बताया ही। इसके अलावा देखिए, संज्ञानात्मक या विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो जीन पियाजे, हमने आपको बताया ही है। निर्मितवाद का जनक कौन है? जैसे व्यवहारवाद के जनक जो हैं जेबी वाटसन हैं, वैसे निर्मितवाद के जनक जो हैं ब्रूनर हैं। कौन है? ब्रूनर। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? फ्रायड। अगर मनोविश्लेषणवाद आया तो फ्रायड, केवल विश्लेषणवाद आया तो युंग हो जाएंगे, कार्ल गुस्ताव युंग। अब देखिए यहाँ पे नव मनोविश्लेषणवाद आ गया है तो एरिक एरिक्सन हो जाएंगे। दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक जो है विलियम वुंट ने खुद को दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक कहा। अगर पूछेगा दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आप बताएंगे दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट है। अमेरिका मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। संबंधन का जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक। देखिए, संबंधन मनोविज्ञान के तो संबंधवाद का सिद्धांत दिए ही हैं, थॉर्नडाइक है। अनुबंधन मतलब कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग अनुबंधन का जनक जो है पावलाव हैं। यस मतलब स्टिमुलस यानी उद्दीपक और अनुबंधन दे दिया है। उद्दीपक और अनुबंधन मतलब उद्दीपक के बीच में संबंध है, अनुबंधन है, कंडीशनिंग है, तो पावलाव। आर मतलब
रिएक्शन टाइप अनुबंधन अगर कह दे तो रिएक्शन मतलब क्रिया वाला सबसे ज़्यादा जो है क्रिया पर जोर स्किनर ने दिया है, तो आर टाइप अनुबंधन का जनक जो है स्किनर है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है था। इसके बाद जो है हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।